दोस्तों गोवा में अब दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है दाबोलिम एयरपोर्ट और दूसरा है मोपा एयरपोर्ट। गोवा पहला ऐसा छोटा स्टेट है जहां पर दो एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि दाबोलिम एक नेवल एयरपोर्ट भी है, इसलिए कई बार एयरपोर्ट बिजी होता था सिविलियन फ्लाइट्स के लिए और किराया भी इसी वजह से महंगा होता था। लेकिन मोपा एयरपोर्ट पूरी तरह से सिविलियन एयरपोर्ट है और दाबोलिम से दोगुनी से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ आ सकती हैं। शुरू होने के 11 महीने में ही 30 लाख पैसेंजर्स इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर चुके थे। 25 जगहों से डोमेस्टिक फ्लाइट्स जाती हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए भी फ्लाइट्स यहाँ से मिलती हैं। बीजेपी सरकार अपनी इस अचीवमेंट पर खुद की पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन आज मैं आपको वाकिफ कराता हूँ इस एयरपोर्ट के पीछे की कहानी से। इस कहानी में एक कंपनी है, करप्शन है, किसान है और अब अपने वजूद की जंग लड़ता एक गाँव है। यह म्हाका दिसता इज अ मैसिव लॉस टू द स्टेट एक्सचेकर। within the 6 months means 180 days. 6 महीने के लिए उनको ये बेनिफिट देके करोड़ों रुपयों का नुकसान एक्सचेकर को, पब्लिक एक्सचेकर को आप कर रहे हो। आई थिंक इट स्मैक्स ऑफ नथिंग शॉर्ट ऑफ करप्शन और आई मीन इट लुक्स दैट चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस करप्शन। गोवा में बना हुआ जो मोपा एयरपोर्ट है उसे बनाया है जीएमआर ग्रुप ने। ये एक कंपनी है जो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है। तो जब गोवा में एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो उससे पहले इस कंपनी ने वादा किया था कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो ये कंपनी गोवा सरकार को कमाई का 36.99% देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गोवा सरकार ने जमीन दिलाई है, सारे इंतजाम गोवा सरकार ने कराए हैं, गोवा सरकार ने मिलकर ये एयरपोर्ट बनवाया है, तो वादा था कि जो भी ग्रॉस रेवेन्यू होगा वो कंपनी शेयर करेगी गोवा सरकार के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा खेल हुआ है। दरअसल ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होना था 2019-20 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ गई थी कि इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो किसी तरह 11 दिसंबर 2022 को बनकर एयरपोर्ट तैयार हुआ और 5 जनवरी 2023 से चालू हो गया। 15,000 से ज्यादा लोग रोजाना आने जाने भी लगे, रेवेन्यू भी आने लगा। जीएमआर कंपनी का अनुमान है कि इस साल 500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा उनके पास। अब 31 मई 2024 से तय किया गया था कि एयरपोर्ट से जो भी कमाई होगी उसका 36.99% गोवा के सरकारी खजाने में जाएगा। लेकिन एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया यहां पर गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कंपनी से रेवेन्यू 6 महीने बाद से लेगी, 7 दिसंबर 2024 से। मतलब 6 महीने की छूट दे दी गई कंपनी को। इस बीच जो भी कमाई होगी वो पूरे का पूरा कंपनी की जेब में जाएगा, सरकार को वो नहीं चाहिए। इस पर अपोजिशन के नेता भड़क गए कि ये तो गोवा सरकारी खजाने का नुकसान है, ऐसे कैसे कंपनी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके जवाब में प्रमोद सावंत जी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से और कोरोना की वजह से एयरपोर्ट जो बनाने में देरी हुई है इसलिए उनको रियायत दी जा रही है। एक बार को सुनने में ये बात सही भी लग सकती है, लेकिन फिर सावंत साहब ये बताइए कि कोरोना तो सबके लिए आया था, बाकी कंपनियों का भी नुकसान हुआ था। कंपनियों का तो छोड़ो, हर तबके के इंसान का नुकसान हुआ था, उसको कहाँ रियायत दी गई? उनके नुकसान की भरपाई के लिए क्या किया है आपकी सरकार ने? देखो, जीएमआर का जो रेवेन्यू शेयरिंग है, आज सरकार उसको रिलैक्सेशन दे रहा है, वो उनको डेट एक्सटेंशन दे रहा है। एक तरफ सरकार कॉमन आदमी पे टैक्स का बोझा बढ़ाते जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार छोड़ो, ये जीएमआर वाला जो एयरपोर्ट है ये तो गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन मांग रहा है। गवर्नमेंट को भी इनका इतना चिंता है कि गवर्नमेंट इनको डेट एक्सटेंशन देता है रेवेन्यू शेयरिंग का। लेकिन ये जीएमआर वाले टैक्सी जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उनका पार्किंग फीस डबल कर दिया है। अभी ये जो डबल फी पार्किंग का किया है उसको कौन भुगतान करेगा? ये अल्टीमेटली जो पैसेंजर ट्रेवल करता है उनका जेब से ही जाएगा ना, और किधर ऊपर से तो नहीं आएगा। टैक्सी ओनर जो है वो किधर से तो वो पैसा रिकवर करेगा। तो आप समझो कि आम जनता की लूट कैसे चल रही है, और ये लूट पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट है। ये भाजपा सरकार ये कॉर्पोरेट लॉबी को बेनिफिट करता है, आम आदमी पे टैक्स बढ़ाता है, उनका बिजली का बिल बढ़ाता है, पानी का बिल बढ़ाता है, गैस बढ़ाता है, सब टैक्स बढ़ाता है, म्यूनिसिपल टैक्स बढ़ाता है, हाउस टैक्स बढ़ाता है। और दूसरी तरफ से ऐसा प्राइवेट एंटिटी को पहले तो उनको इतना सरकारी जमीन पे एयरपोर्ट चलाने को दिया है, उनको रेवेन्यू शेयरिंग में इतना एक्सटेंशन दे रहा है। इसमें समझ में आता है कि कोई तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट करता है, यानी राज्य का तिजोरी खाली हुआ तो चलता है, जो रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन है उसका तिजोरी खाली नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही बात ये साबित हो जाती है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा है कि ये पावर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब सीएम प्रमोद सावंत ने ऐसा क्यों किया है, ये तो गोवा वालों को उनसे सवाल पूछना ही चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ कंपनी को फायदा पहुंचाने का, गोवा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रमोद सावंत पर लग चुका है। गोवा में ऑलरेडी 2 एयरपोर्ट है, मतलब जो एक एयरपोर्ट है वहां पे एक्सटेंशन करे जा रहे हैं, बट स्लोली एंड स्टेडीली
most of the commercial flights are moving from that airport to GMR's private airport. Now, coincidentally, and it is very important to note that all the taxes, prices, fees at Dabolim airport are cheaper than Mopa. Infrastructure, if you really ask me, is much better at Dabolim than at Mopa. Mopa is, even though it's shown as a larger airport, it has only 5 aero bridges. Whereas I think there are about 9 or 10 aero bridges at Dabolim airport. The fees, the user fees are lesser. Everything is lesser in Dabolim. Why is slowly and steadily and subtly कमर्शियल एयरक्राफ्ट अपना बेस मोपा में शिफ्ट कर रहे हैं? इसका मतलब उनको कहा गया है कि आपको स्लोली एंड स्टेडीली आपका बेस यहाँ से वहां शिफ्ट करना पड़ेगा. ऑल ऑफ अ सडन जो टैक्सी का यहाँ पे जो टूरिज्म का इम्पैक्ट is lost on the life of the on the taxi. I mean, taxi owners have a large impact on tourism in Goa. आज उनका जो earnings है, it has dwindled because कहीं ना कहीं से tourism is getting affected in Goa. Tourism is going down in Goa for whatever reasons. इस वक्त उनका जो fees है, parking fees, वो बढ़ाया जाता है. So it is going to ultimately come out from pocket of somebody, either the traveler or the taxi person, affecting tourism in some form or the other. Goa is no longer a cheaper destination to come to. Infrastructure में we have failed. We don't have quality tourism. We are relying on the nature which we are destroying in some form or the other. तो गोवा चलेगा, आगे बढ़ेगा कैसे? So entirely this responsibility should be taken and is a responsibility of the chief minister, and to make his ministers work in that right direction. But that doesn't seem to be happening in some form or the other. 13 नवंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने 78.41 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन को एक्वायर किया था नॉर्थ गोवा जिले के पेरनेम तालुका से. जब मोपा और आसपास के गांव में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हुई तो एयरपोर्ट के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दी, लेकिन कुछ बीजेपी सरकार ने छीन ली. किसानों के मुताबिक उनकी गन्ने की खड़ी फसल और काजू के पौधों को तबाह कर दिया गया था और किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी ज़मीनों पर किए गए सर्वे इग्नोर करके उनकी ज़मीनों को वेस्ट लैंड दिखाया गया और एयरपोर्ट के लिए एक्वायर कर लिया गया. किसानों से सरकारी लोगों ने एयरपोर्ट बनाने के बाद नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन वहाँ के किसानों के पास अब ना तो ज़मीन है और ना ही नौकरी. लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट बताती है कि एयरपोर्ट बनने की वजह से मोपा के आसपास के 6 गांवों में रहने वाले 7,000 की आबादी को पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर भी खतरा मंडरा रहा है. इस एयरपोर्ट के बनने की बात साल 2000 में सबसे पहले की गई थी, जिसका लोकल्स ने विरोध किया था. इसके बाद साल 2008 में इस इलाके का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था ताकि पता लगाया जा सके कि एयरपोर्ट बनने की वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन असेसमेंट का ध्यान रखे बिना ही लोगों की ज़मीनों को एक्वायर करना शुरू कर दिया गया था. साल 2023 में इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया. इसके तुरंत बाद ही इलाके में पानी की समस्या शुरू हो गई थी, जबकि इलाके में साल 2015 में ही हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की गई थी जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट की वजह से इलाके में पानी की समस्या हो सकती है. पूरे इलाके में एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याएं आने लगी हैं. प्रोजेक्ट की वजह से नेचुरल वाटर चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए साल 2022 की बारिश में पानी की धारा के साथ प्लेटो से बहकर बड़े बड़े पत्थर भी आ गए थे गांव में, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया था और एक बार तो लोगों को लगा था कि उनका गांव ही बारिश में बह जाएगा. ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी और सरकार को इस बात की बिल्कुल आशंका नहीं थी, बल्कि उन्हें तो मालूम था कि ऐसा होगा. इसलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपाय कंपनी की तरफ से किए गए थे. लेकिन 2020 में पब्लिश हुई एक रिसर्च बताती है कि ये कदम भी काम चला हुई था, केवल खाना पूर्ति की गई थी, ये दिखाने के लिए कि कंपनी वाले सीरियस हैं गाँव वालों के लिए. यही नहीं, एयरपोर्ट चालू होने के बाद जो वहाँ पानी की ज़रूरत हो रही है उसके लिए भी एयरपोर्ट वाले पास की वाटर बॉडीज से पानी निकाल रहे हैं, जिससे नहरें सूख रही हैं और किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है. मतलब पहले समस्या पैदा की और जब लोगों ने समस्या के साथ किसी तरह जीना शुरू कर दिया तो और मुश्किलें पैदा कर दी गई. पानी की कमी को देखते हुए अब जाकर पब्लिक फंड से पानी का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है 350 करोड़ रुपए लगाकर, और 27 करोड़ के 2 पंप हाउस भी लगाए जा रहे हैं. अब इससे पानी की समस्या कितनी हल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए इस इलाके की पूरी इकोलॉजी बिगाड़ दी गई. लोगों को नौकरी का लालच देकर उनसे ज़मीनें ली गई और गाँव वालों को, किसानों को पानी के लिए तरसा दिया. कभी हरा भरा रहने वाला इलाका अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है. और जो पैसा कंपनी का माफ़ किया जा रहा है, काश
वही पैसा अगर कंपनी से लेकर इन गांव वालों में बांट दिया जाता तो इन 7,000 लोगों का कुछ भला हो सकता। लेकिन ये तो पूरी सरकार ही गरीब विरोधी है और इनको पूंजीपतियों पर बड़ा प्यार आता है। गोवा के लोग पानी के लिए तरसे, इनका बड़ा दिल सिर्फ अमीरों के लिए है। तो दोस्तों, ये है गोवा बीजेपी की सरकार में बने गोवा के दूसरे एयरपोर्ट मोपा एयरपोर्ट की वो कहानी जो आप लोगों को गोदी मीडिया में खोजे नहीं मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी बात कि इसे शेयर करके बीजेपी सरकार का गरीब विरोधी चेहरा सबके सामने उजागर कीजिए। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।